हेलो दोस्तों। देखो आपके लिए मैंने ये वीडियो ऑलरेडी पहले भी बनाई थी ISLM विश्लेषण के ऊपर, क्योंकि ये वीडियो क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है BA BCom वाले बच्चों के लिए भी, और जिसके ऊपर भी अगर किसी से MA भी अगर आप करते हो तो वहाँ पे भी ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, अगर इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो। ठीक है ना। तो ISLM विश्लेषण करके चैप्टर है, जब मैंने पहले बनाया था उस टाइम पे वीडियो में और ऑडियो में थोड़ा सा दिक्कत इस चीज का था कि वॉइस शायद वहां पे क्लियर नहीं आ रही थी। ठीक है ना। चलो काफी टाइम बाद टाइम मिला है मुझे और मैं इस चैप्टर को दोबारा से बना रहा हूँ, जिसमें वो पॉइंट्स तो मैं इंक्लूड करूंगा ही करूंगा, साथ साथ में थोड़ा और एक्स्ट्रा आपको बता दूंगा कि ISLM क्या होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा को एक तरह से कंपलसरी बोल दो कि इसमें से मैंडेटरी कि आना ही आना है, क्वेश्चन गारंटेड आता है। और ये बहुत इजी चैप्टर है और मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं। ठीक है ना। मैक्सिमम बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं, बट अब देखो मैं इसको बराबर वापस से दोबारा से बता रहा हूं, जिसमें आपको क्या कोशिश है कि पूरी क्या है आपको क्लियर वीडियो आपके सामने आ सके, वॉइस भी आपको क्या मिले, बिल्कुल क्लियर मिले। ठीक है, ये पूरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में। और हमारा चैप्टर देखो सीधा सीधा ISLM विश्लेषण पार्ट नंबर 1। ठीक है, 2-3 पार्ट में हम चैप्टर को खत्म कर देंगे। क्लियर है। चलो सबसे पहले बात करते हैं IS क्या होता है और LM क्या होता है, यानी हमें ISLM के बारे में पता होना चाहिए कि ISLM है क्या, यानी जो IS है ये है क्या IS। तो मैंने कहा पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं। IS वक्र की अगर हम बात करें, वक्र को इंग्लिश में कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्व। तो IS कर्व या LM कर्व। ठीक है, IS कर्व और LM कर्व की हम बात करने वाले। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में आराम से समझ लो पहले, उसके बाद बना के लिख देना, कौन सी दिक्कत है, बना के लिखा जा सकता है। चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है क्योंकि। ठीक है ना। चलो तो IS वक्र क्या है, मैंने कहा I मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, जहां पे I का मतलब क्या है इन्वेस्टमेंट, S का मतलब क्या है सेविंग। I मतलब इन्वेस्टमेंट, S मतलब सेविंग। और इन्वेस्टमेंट को हिंदी में अगर हम बोले तो निवेश और विनियोग। ठीक है, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। तो विनियोग अच्छा वर्ड है और सेविंग के लिए हम बचत यूज करते हैं। तो इस तरह से पेपर में आ सकता है कि विनियोग और बचत कर्व किसे कहते हैं, या निवेश और बचत कर्व किसे कहते हैं। देखो किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। जहां जहां मैं इंग्लिश के वर्ड यूज करूंगा वहां वहां हिंदी मीडियम वाले भी इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुक्स में ये वर्ड यूज होते हैं। इस चैप्टर में जहां जहां मैं वर्ड यूज करने वाला हूं इंग्लिश के, वहां आप यूज कर सकते हो। और इंग्लिश मीडियम वालों को तो बल्ले बल्ले है ही, अगर आपका कोई दोस्त इंग्लिश मीडियम में है और अगर उसको ये इंग्लिश मीडियम से मतलब है और उसको ये चीजें समझ नहीं आ रही है, इस चैप्टर की कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, तो वो इस वीडियो को देख सकता है। आप उसे बोले कि वीडियो देखें और आराम से आपको समझ में आ जाएगा ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। क्लियर? चाहे हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, बट बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। तो IS मतलब I मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो गया इन्वेस्टमेंट, S मतलब सेविंग हो गया, और कर्व मतलब होता है वक्र। क्लियर है। I मतलब इन्वेस्टमेंट, S मतलब सेविंग। इन्वेस्टमेंट को हिंदी में कहते हैं निवेश या विनियोग, S मतलब हो गया बचत, यानी सेविंग मतलब हो गया बचत। तो निवेश बचत वक्र किसे कहते हैं या विनियोग बचत वक्र किसे कहते हैं, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यानी हम ये समझ में आ गए कि इस चैप्टर में एक तो हम पढ़ने वाले इन्वेस्टमेंट सेविंग के बारे में, नंबर 2 जो हम पढ़ने वाले वो LM के बारे में पढ़ने वाले। L मतलब होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब जो तरल फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसको बोलते हैं हिंदी में तरलता। लिक्विडिटी मतलब तरलता। और M मतलब होता है प्रेफरेंस। M मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस होता है, जिसको बोलते हैं पसंदगी। मैं इस चीज को प्रेफर करता हूं, मैं इस चीज को पसंद करता हूं, तो पसंदगी यहां पे वर्ड आप यूज किसके लिए कर सकते हो। तो तरलता और पसंदगी वक्र क्या होता है, तरलता और पसंदगी लाइन यानी रेखा क्या होती है। क्लियर है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। और विश्लेषण मतलब हो गया एनालिसिस। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एनालिसिस, उसको हिंदी में क्या कहते हैं विश्लेषण कहते हैं। क्लियर हो गया। तो हमारा जो चैप्टर है वो आपके पास आ गया है ISLM विश्लेषण, यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग। एक तो ये हमें पढ़ना है, दूसरा हमें लिक्विडिटी एंड प्रेफरेंस के बारे में पढ़ना है, हिंदी में बात करूं तो निवेश बचत वक्र या विनियोग बचत वक्र, और दूसरा तरलता पसंदगी वक्र या रेखा आप बोल सकते हो। क्लियर है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग आपको समझ में आ गया। और ये भी याद रखना आपको BA BCom जो भी आपका लेवल है कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर सेम ही है सबके लिए। ठीक है ना। जो भी आपका ये लेवल है आपको याद रखना कि यहाँ पे आपको कंटेंट अच्छा लिखना होता है। तो अगर आप ये सब भी लिखते हो तो आपके लिए बल्ले बल्ले, कोई मतलब टीचर एकदम खुश हो जाएगा, उसको बच्चे को पता है कि एटलीस्ट इसका मतलब क्या है। रटाफिकेशन में जाएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकली इस चैप्टर समझने वाले। ठीक है। तो इतना नोट डाउन करो, साथ साथ में एक एक चीज नोट डाउन करनी बच्चे आपने। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो आसानी से अटेम्प्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर। तो IS वक्र की बात कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, IS वक्र उत्पादन बाजार को बताता है या दर्शाता है। ठीक है। तो IS वक्र जो है वो उत्पादन बाजार को दर्शाता है। नंबर 2,
आईएस वक्र ब्याज दरों, ब्याज दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो जो आपके रेट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उनकी बात कर रहा है, एवं राष्ट्रीय आय के उन संयोगों को बताएगा, उन कॉम्बिनेशंस को बताएगा जहां पर बचत और निवेश बराबर होते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो आप डेफिनेशन को कवर, देखो ध्यान से समझो क्या कहना चाहता हूं। वो कह रहा है कि आईएस वक्र उत्पादन बाजार को दर्शाता है। सबसे पहली बात तो उत्पादन बाजार को दर्शाता है, नंबर वन। दूसरी चीज, ये ब्याज दरों और राष्ट्रीय आय के उन संयोगों को बताएगा जहां पर या जहां पे आपका बचत और निवेश क्या होगा, बराबर होगा। हमेशा ये उन संयोगों, उन कॉम्बिनेशन को ही दिखाएगा आपको जहां पे आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। क्लियर हो गया। अर्थात दूसरे शब्दों में यह बोल सकते हो कि आईएस वक्र ब्याज दरों और राष्ट्रीय आय के उन संयोगों को बताएगा, उन कॉम्बिनेशन को प्रकट करता है जहां पर आय इकोनॉमिक्स में आय को बेटा वाई से बोलते हैं। किसे दिखाते हैं, वाई, ठीक है ना। वाई की आय जो ना बेटा वो राष्ट्रीय आय की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये नेशनल इनकम को वाई से दिखाते हैं। तो जहां पर आय और व्यय को आप एक्सपेंडिचर लिख सकते हो, ई लिख लो, ठीक है ना। तो जहां पर आय और व्यय बराबर होते हैं, क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब आईएस वक्र ब्याज दरों और राष्ट्रीय आय के उन संयोगों को प्रकट करता है जहां पर आय और व्यय बराबर होते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखो, इसका मतलब क्या हुआ, यह वस्तु बाजार के, यानी वस्तु बाजार के क्या बता रहा है, वो संतुलन को व्यक्त कर रहा है, वस्तु बाजार के संतुलन को व्यक्त कर रहा है। अब देखो मैं पूरा दोबारा पढ़ के बताता हूं। देखो मैंने क्या लिखा है, आईएस वक्र उत्पादन बाजार को दर्शाता है। सबसे पहले तो उत्पादन बाजार को दर्शा रहा है। नंबर दो, ये ब्याज दरों और राष्ट्रीय आय के उन संयोगों को बता रहा है जहां पे बचत बराबर निवेश होगा या फिर आय बराबर व्यय होगा, एक ही लाइन है। और तीसरा, ये वस्तु बाजार के संतुलन को भी बताएगा। क्या बताएगा, वस्तु बाजार के संतुलन को प्रकट करता है। आप ये भी बना सकते हो पेपर में, टीचर को इंप्रेस करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो ये आप बना सकते हो कि आईएस वक्र मेनली बोल क्या रहा है, ये उत्पादन बाजार को दर्शा रहा है। नंबर दो, ये ब्याज दरों और राष्ट्रीय आय के उन संयोगों, उन कॉम्बिनेशन को बता रहा है यहां जहां पे आपको या तो बचत बराबर निवेश दिखेगा और आय बराबर क्या दिखेगा, व्यय दिखेगा। यानी इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये ब्याज दरों और राष्ट्रीय आय के उन संयोगों को बताएगा जहां पे बचत बराबर निवेश या आय बराबर व्यय मिलेगा आपको। क्लियर हो गया। साथ साथ ये वस्तु बाजार के संतुलन को व्यक्त करता है। तो मैंने इस डायग्राम में इसको समझा दी कि मैंने बोला क्या, मैंने जो लाइनें खींची है इसके अकॉर्डिंग बताया कि उत्पादन बाजार को दर्शाएगा, ब्याज दरों और राष्ट्रीय आय के उन संयोगों को बताएगा जहां पे बचत बराबर निवेश और आय बराबर व्यय होगा, याद रखना ये होने चाहिए। और तीसरी चीज, वस्तु बाजार के संतुलन को बताएगा, वस्तु बाजार के संतुलन को प्रकट करता है, व्यक्त करता है, आप जो बोलो, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया आईएस वक्र का पहले। क्लियर है, ठीक है, नोट डाउन करो साथ साथ में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों प्लीज देखो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने देखा इसके ऊपर क्या नाम है, इस वीडियो को काफी लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको शायद मे बी बहुतों को पसंद आ रही है कि मैंने वहां पे भी आराम से पढ़ाया है। बट दिक्कत क्या, बस वहां पे थोड़ा वॉइस का दिक्कत था, ठीक है। वॉइस क्या, थोड़ा सा ना साउंड गूंज रही थी उस वीडियो में, ठीक है। तो मैं दोबारा ही वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको क्या ये आराम से नोट्स अवेलेबल हो जाए। क्लियर है, चलो फटाफट से नोट डाउन करो। और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास कि इसके अंतर्गत अभी हम वही पढ़ रहे हैं, आईएस वक्र पूरा चल रहा है बच्चे, अभी एलएम नहीं आया है। क्लियर है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित फलनात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इन संबंधों का यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा और जैसे हम इन सबको कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा आईएएस वक्र कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। तो देखो इसके अंतर्गत निम्नलिखित फलनात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नंबर वन, ब्याज और निवेश में संबंध। कौन सा संबंध है, ब्याज और निवेश में। ब्याज मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, यानी ब्याज दर की बात कर रहा है एक्चुअल में वो। तो ब्याज और निवेश में संबंध। नंबर दो, बचत और निवेश में संबंध। और तीसरा आपका कुल व्यय और कुल आय में संबंध। दोबारा बोल रहा हूं, ब्याज और निवेश में संबंध यानी ब्याज दर की बात कर रहा तो ब्याज दर और निवेश में संबंध। नंबर दो, बचत और निवेश में संबंध। और नंबर तीन, कुल आय और कुल व्यय में संबंध। देखो बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ। क्लियर है ना। अभी तक हमने जो पढ़ा बिल्कुल सिंपल सी चीजें थी, हमने क्या उनकी फुल फॉर्म पढ़ी है और छोटी सी डेफिनेशन कवर की है। क्लियर है। चलो तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमें तीन संबंध पढ़ने, जिसमें से पहला संबंध जो आपका है ब्याज दर और निवेश में संबंध है। ब्याज और निवेश संबंध में क्या बोलता बेटा, लिखा ब्याज दर और निवेश में विपरीत बोलो या विलोम बोलो, ये संबंध होता है। ब्याज दर और निवेश में
आपको क्या है, विपरीत यानी विलोम संबंध देखने को मिलेगा। अर्थात ब्याज दर के कम होने पर, अगर ब्याज दर आपकी कम हो जाती है तो निवेश अधिक होगा, और अगर ब्याज दर अधिक होगा तो निवेश कम होगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी लाइन थी, एक बार में याद हो गई है ना। तो ब्याज दर, जिसको मैं आर से बोलते, बेटा छोटा आर जो होता है ना वो दिखाता है ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, क्लियर है। और निवेश मतलब हो गया आपका आय, आपको पता ही है तो इन्वेस्टमेंट। अब ब्याज दर ये कम होगा, मैंने नीचे की तरफ एरो मारा, इसका मतलब ब्याज दर अगर घटेगा तो निवेश बढ़ेगा, और अगर ब्याज दर बढ़ेगा, ब्याज दर बढ़ रहा है तो निवेश कम हो रहा है। क्या बता रहा है, ये विलोम संबंध को बता रहा है, ये विपरीत संबंध को दर्शा रहा है। बड़ा आसान सी लैंग्वेज है ना। चलो फटाफट से खत्म करते हैं। और आज का ये मत बोलना कि ISLM वक्र जो है ना, ये चैप्टर बहुत ज्यादा कठिन है, कहीं नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो। और पहला संबंध आपको समझ में आ गया कि ब्याज दर और निवेश में विपरीत संबंध होता है। ब्याज दर के बढ़ने पर निवेश कम हो जाता है, और ब्याज दर के कम होने पर निवेश अधिक हो जाता है। दोबारा बोलूं, ब्याज दर के कम होने पर, ब्याज दर अगर कम होता है तो निवेश ज्यादा, और ब्याज दर अगर ज्यादा होती है तो निवेश कम, ये संबंध है। चलो फटाफट से नोट डाउन करो, इसका कर्व बनाते हैं बच्चे। चलो अब देखो बच्चे, आप तो स्केल से खींच लेना बच्चे, मेरे पास स्केल तो होगा नहीं, आप मैं हाथ से खींच रहा हूं, तो लाइन अगर टेढ़ी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी सीधी आनी चाहिए, क्लियर। आप स्केल का यूज कर सकते हो। अब देखो मैं एक कर्व बना के दिखा रहा हूं, उसी के अंदर पहले वाले संबंध के अंदर हम कर्व पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और अभी हम उस कर्व को किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, चेंज होने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो देखो मैंने इस तरफ ब्याज दर रखा है छोटा आर, बहुत बच्चे बोलते हैं कि हम बड़ा आर रख सकते हैं, बेटा रख ले यार, ठीक है, बड़ा रखना रख लो, ठीक है, वैसे छोटा आर रखना चाहिए। तो ब्याज दर यहां रख दिया मैंने वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर मैंने किसको दिखाया, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को दिखाया। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं बेटा। अब देखो आप क्या करोगे, इस तरह से आप एक निवेश का कर्व खींच दोगे ऐसे, ठीक है, बिल्कुल सीधा करवाना चाहिए। मान लो मैं इसको मिटा के दोबारा खींच देता हूं, एक मिनट रुको, ठीक है ना। ये मेरा इन्वेस्टमेंट का कर्व हो गया, मान लो, डन। ये मेरा निवेश कर्व हो गया। अब करना क्या है हमें, जैसे मान लो मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, मैं इस पॉइंट को यहां से इसको ऐसे मिला देता हूं, और मैंने इस तरह से इसको ज्वाइंट कर लिया। सपोज करो मैं इसको एक आर लिख देता हूं, इसको मैं आई लिख देता हूं, क्लियर हो गया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना। या फिर अगर आप कोई दूसरा नाम देना चाहो तो आप दे सकते हो, सपोज करो मैंने इसे क्यू दे दिया, डन। तो आर हो गया और वहां पे मैंने क्यू दे दिया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब हमें करना क्या है, देखो एक बार रेट को बढ़ा के देखते हैं, नहीं ऊपर करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं लाइन ही खींच देता हूं सीधे, ये मैंने रेट बढ़ाया, आर को R1 पे पहुंचा दिया। तो मैंने ध्यान दिया कि जैसे रेट बढ़ाया मैंने, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है बेटा Q से गिर के क्या हो गया, वो Q1 हो गया। ध्यान से देखो, जैसे मैंने रेट को बढ़ाया, रेट को मैंने ऊपर करा, मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो Q से Q1 की ओर आ गया, नहीं पीछे की ओर आ गया, क्लियर है। चलो इन्वेस्टमेंट कम हो गया। दूसरा बना के देखते हैं, अगर मैं अपना R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके देखता हूं, और मैं कम कर रहा हूं तो यहां टच कर रहा है, और फिर ये इस तरह से आएगा, इसको मैं Q2 बोल देता हूं, इसको मैं R2 बोल देता हूं। जैसे मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिराया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कम किया, तो मैंने देखा कि मेरा इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट थी बेटा वो बढ़ा दी मैंने, इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो बढ़ जाती है, क्लियर। तो बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, बड़ा आसान सा डायग्राम है। सबसे पहले लाइन खींचनी, एक लाइन बना लो, उसके बाद बढ़ा के देखोगे तो पीछे आ जाएगा, और घटा के देखोगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर और निवेश में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, क्लियर है। अब यार देखो, आप बचपन से इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आए हो, यहाँ पे कोई बचपन का मतलब हो गया जैसे कि बेस्ट तरीके से आपने 11th क्लास में तो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, डन। अब उसी को मैं आपका वचन बोल रहा हूँ, ठीक है ना। कहीं आप ये सोच रहे हो नर्सरी केजी बाबा ऐसे भी होते हैं, थिंकिंग प्रोसेस बेटा बहुत अच्छे लेवल की होती है ना बहुत बच्चों की, तो कहीं वो मत सोचना। अभी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा जितने भी हम कर्व बनाते हैं ना बच्चे, उसको एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। इकोनॉमिक्स में आपको कर्व जितने भी बनाओगे उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देनी चाहिए, ताकि टीचर आपका एक भी मार्क क्या है कट ना कर सके, क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हैं, आप मुझे बताइए थोड़ा। तो मैं देखो इस तरह से बता सकता हूं, उपरोक्त मतलब ऊपर के, तो उपरोक्त चित्र में एक्स एक्सिस पर यानी एक्स अक्ष पर निवेश को दर्शाया गया, और वाई अक्ष पर ब्याज दर को दर्शाया गया। इतनी लाइन तो आप लिख सकते हो, बात को समझो। इसके नीचे लिखनी होती बेटा, कभी भी एक्सप्लेनेशन ऊपर नहीं आती है, डायग्राम के नीचे आती है, क्लियर है। तो एक्स उपरोक्त चित्र में एक्स अक्ष पर निवेश को दर्शाया गया और वाई अक्ष पर ब्याज दर को दर्शाया गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उसके बाद आप बताना कि जब हम इसके उपरोक्त चित्र के अनुसार जब हम ब्याज दर को आर से, ब्याज दर यानी आर को R1 की तरफ लेके जाते हैं, ब्याज दर को बढ़ा देते हैं,
तो हमारा जो निवेश है बेटा वो Q से Q1 हो जाता है, यानी जो निवेश की जो क्वांटिटी है, मात्रा है बेटा, वो Q से Q1 की ओर आती है, अर्थात कम हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम निवेश अपने ब्याज दर को R2 यानी R से R2 कर देते हैं, यानी कम कर देते हैं, अर्थात कम कर देते हैं, तो जो हमारा जो निवेश की जो क्वांटिटी है बेटा वो Q से Q2 की ओर बढ़ जाती है, यानी वो बढ़ जाती है ना। तो इससे साफ समझ में आता है, इससे ये साफ ये पूरी तरह से इस तरह से क्या बोलूं मैं, यही लैंग्वेज बोल सकते हैं, इससे ये साफ प्रकट होता है ना, बहुत बढ़िया वर्ड आ गया, प्रकट होता है कि ब्याज दर के बढ़ने पर निवेश कम हो रहा है और ब्याज दर के कम होने पर निवेश बढ़ रहा है, अर्थात ये विलोम संबंध को प्रदर्शित करता है। बताओ, तो चित्र एक्सप्लेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो कि आपको एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए बच्चा। देखो मैंने फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन समझा दिया, आप ऐसे लिख लो ताकि आपको हिंट रहे कि इस तरह से भाई ने बताया आपको। क्लियर है? चलो ये नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो अब आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास जो है वो दूसरा संबंध आ गया है, और दूसरा संबंध में कह रहा है बचत और निवेश में संबंध। तो मैंने कहा बचत के अधिक होने पर, अगर हमारी बचत ज्यादा हो रही है, आप खुद अपने आप को थोड़ा एज्यूम करके देखो कि आप वहां पे और आप जो है बचत बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो अगर बचत कर रहे हो तो इसका मतलब जो आपका खर्चा है ना, कुल व्यय, वो क्या होगा बच्चे, वो कम हो जाएगा। इसका मतलब आप खर्च नहीं करते हो पैसा, जब खर्च नहीं करते हो तो गारंटीड आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करते हो, इसका मतलब निवेश व्यय भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाता है। तो बचत के अधिक होने पर कुल व्यय कम हो जाता है, कुल व्यय के कम होने पर निवेश भी कम हो जाता है। जबकि इसके विपरीत देखिए तो बचत अगर आप कम करते हो तो इसका मतलब खर्चा ज्यादा करते हो, कुल व्यय अधिक हो जाएगा, और अगर कुल व्यय अधिक हो रहा है तो इसका मतलब आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो, तो निवेश व्यय आपका क्या हो रहा है, ज्यादा। बेटा निवेश का मतलब ये नहीं था कहीं आप पैसा लगा, निवेश का मतलब बेटा अर्थव्यवस्था में पैसा खर्च करने की बात है। अगर आप कोई चीज ले भी रहे हो तो बेटा वो अर्थव्यवस्था में निवेशित हो गया ना, तो अर्थव्यवस्था में पैसा निकल रहा है बाहर, तो वो एक तरह से निवेश हो गया। बट अगर अर्थव्यवस्था में पैसा बाहर नहीं आ रहा, लोगों ने अपनी सेविंग घर में बचा के रखी है, तो बेटा फिर वो बचत हो जाती है, वो दिक्कत कर जाती है अर्थव्यवस्था को, ठीक है ना। तो उसने बोला बचत के अधिक होने पर कुल व्यय क्या हो रहा है बच्चे, कम हो रहा है, और कुल व्यय के कम होने पर फिर निवेश भी कम हो जाएगा। और बचत अगर आपकी कम है तो कुल व्यय बढ़ता है, और कुल व्यय बढ़ेगा तो आपका निवेश भी जाहिर सी बात है बढ़ेगा, ठीक है ना। इसको इस तरह समझ सकते हैं, बचत यानी एस, कुल व्यय आप ए ई यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिख सकते हो, ए ई एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, समग्र, कुल, ठीक है ना। तो एग्रीगेट आप यूज कर सकते हो, और एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, तो ए ई आप चाहो तो बोलना हो तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए ई, ए मतलब एग्रीगेट मतलब टोटल, ई मतलब एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, ठीक है। तो ए ई, तो और यहाँ पे निवेश मतलब आय, क्लियर। तो जैसे बचत बढ़ेगी, देखो मैंने डायग्राम से समझा रखा, आप बना सकते हो पेपर में, मैंने पहले बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है। तो बचत के बढ़ने पर कुल व्यय कम होता है, कुल व्यय कम होगा तो निवेश भी कम होगा। बचत अगर कम होगी तो कुल व्यय बढ़ेगा, कुल व्यय बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा। तो पेपर में आपको बताना क्या है, बचत और निवेश संबंध। तो बचत और निवेश को देखो जरा, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, विलोम संबंध है। तो ये पेपर में पूछेगा तो आप बोलना सीधा सीधा बचत और निवेश में क्या संबंध देखने को मिल रहा है, विलोम संबंध देखने को मिल रहा है। मगर अगर मान लो टीचर ने किसी ने ऐसा पूछा कि मुझे ये बताओ जब बचत और निवेश का संबंध पढ़ते हैं तो कुल व्यय और निवेश में कैसा संबंध होता है, ये बताओ, कुल व्यय और निवेश में कैसा संबंध देखने को मिलता है, मुझे तो ये बताओ। तो मैंने कहा यार इनको देखे तो ये भी घट रहा है, तो ये भी घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा संबंध है आपका, यहाँ पे आपका संबंध है धनात्मक संबंध देखने को मिलता है, क्लियर है। तो अगर कुल व्यय और निवेश की बात करता है तो धनात्मक संबंध, और जो मेन है वो बेटा उसमें तो ऋणात्मक यानी विलोम संबंध देखने को मिल रहा है, क्लियर है ना। नोट डाउन करो बच्चे, ठीक है। पूरी कोशिश है आपको आसान लैंग्वेज में समझाने की आज। तो अब आगे आते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, कुल आय तथा कुल व्यय में संबंध। कुल आय तथा कुल व्यय में संबंध की अगर हम बात करें तो कुल आय और कुल व्यय में धनात्मक संबंध पाया जाता है, अर्थात कुल आय के बढ़ने पर अर्थव्यवस्था में कुल व्यय भी बढ़ता है, और कुल आय के घटने पर अर्थव्यवस्था में कुल व्यय भी घटता है। तो बड़ा सिंपल से लैंग्वेज थी, ठीक है ना, कि कुल व्यय और कुल आय में धनात्मक संबंध पाया जाता है, प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, अर्थात कुल आय के बढ़ने पर अर्थव्यवस्था में कुल व्यय भी बढ़ता है, और कुल आय के घटने पर अर्थव्यवस्था में कुल जो व्यय है वो भी घटता है। क्लियर हो गया। आप इस तरह से बना के दिखा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, जितना बेस्ट करके दिखाओ, ठीक है ना। कुल आय अगर बढ़ रही है तो कुल व्यय भी बढ़ेगा, कुल आय अगर घट रही है तो कुल व्यय भी घटेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक संबंध बोलो, सीधा संबंध बोलो, प्रत्यक्ष संबंध बोलो, चलेगा। क्लियर है, टेंशन मत लो, इस वाले चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम सीखने हैं और हमने बनाने भी अभी धीरे धीरे, ठीक है ना सारे। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ाऊंगा, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो को तो कंटेंट मैंने उठाना है साथ में, क्योंकि वो मेरी वीडियो से तो बेटे मैं तो अपने कंटेंट तो उठा ही सकता हूँ, तो उस कंटेंट को, अपनी वीडियोस के कंटेंट को मैं उठाऊंगा सारा वापस, और उसके अलावा आपको कुछ नई चीजें भी ISLM के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलो आप इतना नोट डाउन करो।
ठीक है ना। और इसको इस वीडियो को देखो मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, पार्ट नंबर 2 लेके आऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो आपको मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।